टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहे हैं उसका मैथ का जो एनालिसिस है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी आपके माध्यम से। यानी कि आप जो क्वेश्चंस आप मुझे देते हैं उसी क्वेश्चनों को मैं क्या करता हूं, आपको एनालिसिस करके बताता हूं और उसके सोल्यूशंस देने की आपको कोशिश करता हूं। तो इसलिए आप हमेशा क्या करिए, चैनल से जुड़े रहिए। आपको मैथ्स के एनालिसिस जन से आप जानते हैं कि सेकंड शिफ्ट जो फेज 2 है वो आपको 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। तो 16 जनवरी के जो आपको क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के, उसके वीडियोस आज हम लोग क्या करेंगे, या उसके सम्स को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखें और आप मैथ्स के एनालिसिस को जैसा भी आपको लग रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो दोस्त उसको सब्सक्राइब करके लीजिए, बेल आइकन में ऑल के बटन जरूर प्रेस करके रखिए और लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 16 जनवरी 2021 में जो क्वेश्चंस आपको आए हैं उन क्वेश्चनों का एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे, आज करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से उस एनालिसिस को आप क्या कर सकते हैं, आखिरी तक प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज का नाम है एबीसी, पी क्यू समांतर है बीसी के, और आपको बोला है एपी का मान अगर 4 है, पीबी का मान 13 है और एसी का मान 20.4 है तो एक्यू का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, समानुपात का मूलभूत आपने प्रमेय पढ़ा होगा। एबीसी ऐसा एक त्रिभुज है जिसमें बोला है पी क्यू क्या है, बीसी के समांतर है, और इसमें आपको इसकी लंबाई कितना दिया है, 4, और पीबी का मान 13 दिया है। यहाँ से यहाँ तक टोटल आपको 20.4 दिया है। तो आपको क्या करना है, एक्यू की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये एक क्यू का लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय के आधार पर ये दोनों त्रिभुज अगर रेखाएं समांतर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसकी भुजा का अनुपात इसकी भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एपी बटे जो है एस बी, ये बराबर होगा किसके, ए क्यू बटे ए सी के। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, एपी यानी कि आपको यहाँ 4 दिया है, और ए बी बोले मतलब यहाँ से यहाँ, यानी कि 13 4 कितना हो जाएगा, 17, बराबर ए क्यू आपको ज्ञात करना है, और ए सी यानी कि आपको 20.4 दिया ही गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 17 कम 17, 17 कम 17, और यहाँ बचा 3, 17 दूनी 34, यानी 1.2, यहाँ तीन गुणा कर दिया तो 12 चौक 48, यानी 4.8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर जो भी है आपको इकाई, वहां पे सेंटीमीटर या जो भी है आप लगा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, रेखाएं समांतर दी गई थी, दोनों त्रिभुज समरूप रहेगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म लगाइए, या हम लोग बोल सकते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय का भी गुणधर्म। यहाँ गुणधर्म से मतलब नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, रेशियो लिखना है और रेशियो में मान रख के हल करना है। तो दोस्तों ये हुआ पहला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोला है 0.00327 में से कौन सी संख्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि इसके आसपास 327, अगर आप ध्यान दें तो 327 के पहले आपको आता है 324, क्योंकि घटाना मतलब पीछे जाना। अब इसको पीछे जाएंगे तो पीछे की तरफ 324 आता है। 324 यानी कि उसके बीच और इसके बीच में देखा जाए तो 3 का डिफरेंस है, वो भी आपको सिर्फ यहाँ पे, यानी कि बाकी सब नंबर क्या करना है, 0 रखना है। तो यानी कि कौन सी संख्या घटा दी जाएगा, तो सिंपल सी बात है, 0 0 पहले से ही है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 3। अगर इस संख्या को हम लोग घटा देते हैं किसमें से, 0.00327 में से, तो आ जाता है ये आपको 4, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 0 0 0, और जो कि किसका वर्ग है, आप देखें तो दशमलव बाद यहाँ टोटल 6 अंक है, 6 अंक यानी कि यहाँ दशमलव बाद 3 अंक होंगे, तो 0.0 और ये 18 का वर्ग है, यानी कि 0.18 का क्या है, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे कौन सी संख्या घटाना है, तो 0.003, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 00003 ये हमारा क्या है, आंसर है। दशमलव का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में हो सकते हैं आपको नजदीक के यही नंबर हो, आपको ऑप्शन क्या हो, एक में 5 जीरो रखा हो और 3 लिखा हो, एक में आपको 4 ही जीरो रखा हो, एक में 3 जीरो रखा हो। तो याद रखिए टोटल जीरो आपको 5 रहेंगे, फिर आपको नंबर कौन सा रहेगा, 3 रहेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो बड़ी संख्या का 20% है। यदि बड़ी संख्या 40 है तो छोटी संख्या क्या करिए, ज्ञात करिए। यानी कि आपको जो लार्ज नंबर है माइनस स्मॉल नंबर है, इसका डिफरेंस जो है वो आपको क्या बोला है, बड़ी संख्या का यानी कि लार्ज का क्या है, 20% है, ये आपको दिया गया है। यानी कि लार्ज नंबर अगर आपको यहाँ पे 40, बड़ा संख्या आपको 40 है, माइनस स्मॉल नंबर इक्वल टू यहाँ पे इसका 40%, 40 का 20% यानी 20/100, यानी कि हो जाएगा आपको 8। तो 40 माइनस स्मॉल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। ये स्मॉल उधर चला गया यानी इधर आएगा, तो 40 माइनस 8 यानी कि आपको कितना हो जाएगा, स्मॉल नंबर 32 आ जाएगा।
यानी कि छोटा नंबर जो है, छोटी संख्या जो है वो क्या है आपकी 32 है। तो हम लोग आंसर यहाँ लिख सकते हैं, छोटी संख्या जो है वो क्या होगी 32 होगी। इसको हम लोग बिना हल किए भी बता सकते थे कि 40 का 20% मतलब 8, और 40 में से 8 घटाएंगे तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपको 32 आ जाएगी। तो ये आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन आप इसे क्या कर सकते हैं माइंड में कैलकुलेट करके कुछ सेकंड में क्या कर सकते थे बता सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अगर दिया गया है यदि 5 tan x इक्वल टू 4 है, 5 इंटू टेन एक्स इक्वल टू 4 है, तो हमें क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसको एकदम सरल तरीके से देखिए, tan को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकता हूँ, बराबर 4 है, ये कॉस उधर चला गया, यानी कि 5 साइन एक्स का मैंने यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 4 कॉस एक्स है। अब यही 4 कॉस एक्स अगर मैं यहाँ लिख दूं तो आप देख रहे हैं 4 cos x माइनस 4 cos x यानी 0 बटे यहाँ पे कोई भी नंबर रहने तो उससे मतलब नहीं है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से आपका टोटली एक सेकंड के अंदर क्या हो सकता है इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है दोस्त, लेकिन ये तरीके से जब हमने देख लिया कि इसको सरल तरीके से यही है, ये सबसे सरल तरीका है और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। दूसरा तरीका क्या होगा दोस्त, बस ये आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस को इधर लेके गए, इसके बाद इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के बाद साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर भी वैल्यू वही आने वाला है। तो इससे अच्छा दोस्त यही करिए कि यहाँ टेन को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस, कॉस को इधर ले गया यानी 5 साइन एक्स की वैल्यू हमें 4 कॉस एक्स मिल गई, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो 4 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स ऊपर क्या हो जा रहा है 0। और हम जानते हैं कि किसी भी का संख्या का अगर आपको अंश 0 है तो उस पूरी संख्या का मान भी कितना होगा 0 होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 दिया तथा हलों के वर्गों का योगफल क्या है 40 है, तो हमें की बोला है कि के का मान ज्ञात करो। हलों के वर्गों का योगफल यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया है 40, ये वैल्यू दिया गया है और ये वर्ग समीकरण है, तो हमें यहाँ पे जो के है उस के का क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्त आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बटे ए होता है यानी कि 8 बटे 1 यानी कि 8 है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बटे होता है यानी कि के बटे में 1 यानी कि के होता है। तो ये दोनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ 8 रखेंगे तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ 40 है प्लस 2 के, ये इधर आया तो 24 हो गया, 24 यानी कि 2 के यानी कि बराबर आ गया आपको 12। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक्स में आसानी से हल करके ज्ञात कर सकते हैं। ओके दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न जो है ये आपको मैंने कराया है, अगर आप देखेंगे मेरे शॉर्ट वीडियो को, अगर शॉर्ट वीडियो में भी आपको मैंने कराया है और आपको इसका पे वीडियो भी मैंने आपको बनाया है, तो इसको देखिए सरल तरीके से कैसे कर सकेंगे। 4 जो सबसे छोटा घात होता है उसको कॉमन ले लेते हैं यानी कि यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा आपको 4 का वर्ग 16, यहाँ बचेगा घन यानी 64। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन सबको जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 85, और ये जो है आपको 5 से डिवाइड है, और यहाँ जो नंबर है वो 4 का घात है यानी कि यहाँ पे 2 मिलेगा, तो 5 दूनी 10 यानी कि आखिरी में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 10 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ओके, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 10। इस तरह का सम्स आपको कई बार कराया गया है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c दिया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर आपको पूछा है। इस सवाल को आपको क्या करना है एकदम सोचना समझना नहीं दोस्त, अगर इस तरह का सवाल हमेशा आएगा तो एक ही चीज याद रखना है कि यहाँ पर अगर cos लिखा है तो उसका कोफिशिएंट देख लीजिए, गुणांक देख लीजिए a है, तो इसका उल्टा अगर दूसरे वाले में दिया है यानी कि क्रॉस में अगर आपको कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं और एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है दोस्त प्लस माइनस लगा दीजिए, करनी में जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी कि यहाँ का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। यहाँ कोई भी वैल्यू रहने दीजिए, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और हल करना है। अगर इस तरह कोफिशिएंट क्या हो एक्सचेंज हो, यहाँ से वहाँ हो और प्लस माइनस बीच में हो, तो इस तरह से आपको क्या करना है वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके दोस्त चलिए दोस्त दिया गया है अगला प्रश्न है कि 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 1800 रुपए हो तथा इस व्यवहार में मतलब इस व्यवहार में जब वो वस्तुओं को बेच रहा है तो उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य की क्या हो रही है हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है ये नहीं बोल रहा है, लेकिन जो भी है वो 5 वस्तु का क्रय मूल्य है उतने रुपए की उसको क्या हो रही है हानि हो रही है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो दोस्त एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एसपी दिया हो भी 20 वस्तुओं का एसपी दिया गया है, 20 वस्तुओं का क्या है आपको एसपी दिया गया है 1800 रुपए है, और यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। लॉस क्या होता है हमेशा सीपी में से क्या होता है माइनस कर देते हैं किसको एसपी को, क्योंकि अगर आपको क्रय मूल्य बड़ा है और एसपी छोटा है यानी कि इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो कितने यहाँ पे रुपए नहीं दिया, लेकिन आपको बोला है कि 5 वस्तु के यानी कि 5 वस्तु का जो सीपी है उतना क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है,
और 20 वस्तु का सीपी यहाँ पे, सीपी मतलब क्या हो गया यहाँ पे 20 वस्तु का सीपी माइनस टोटल एसपी कितना है 1800 है। अब इसी को हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 20 सीपी प्लस 5 सीपी सॉरी माइनस, क्योंकि ये चीज यहाँ पे आ रही है, और बराबर 1800 रुपए। यानी कि अगर देखा जाए, अगर आपको ये सम लाइन नहीं समझ आया तो 1800 की मैंने यहाँ लाया है और यहाँ पे क्या हो गया 20 सीपी माइनस 5 सीपी हो गया। तो आप देखेंगे तो ये आपको 15 सीपी हो गया बराबर यहाँ पे 1800, इसको मैंने भाग दिया तो सीपी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 120 रुपए। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 120 रुपए है। लेकिन इस प्रश्न में डाउट है कि बच्चों को कि यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। अगर हानि हो रही है तो ये वैल्यू आपको सही है, ये आंसर आपका सही है 120 रुपए। अगर आपको मान लीजिए मैं दोनों तरीके दोनों बता देता हूँ, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बराबर क्या लिखोगे एसपी माइनस सीपी। अगर 5 वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि यहाँ पे 5 सीपी आएगा, यहाँ एसपी की जगह 1800 हो जाएगा और यहाँ पे 20 सीपी हो जाएगा। ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 25 सीपी बराबर कितना हो जाएगा 1800। तो 25 एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1800 बटे 25, यानी कि 25 सत्ते 175 बचेगा 2, 25 दूनी 50, 175 5 50 हुआ, 25 दूनी 50। तो ऐसे कंडीशन में एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 72 रुपए होगा अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो, और अगर लॉस हो रहा होगा तो 120 रुपए होगा। तो इसलिए मैंने दोनों कंडीशन बता दिया कि यहाँ पे हानि हो रही की आपको उसका लाभ हो रहा है, उसके आधार पे आपको दोनों आंसर क्या होंगे डिफरेंट होगा। अगर हानि हो रही है तो 120 रुपए में वो वस्तु है, और अगर लॉस हो रहा प्रॉफिट हो रहा होगा तो 72 रुपए की वो उस एक वस्तु का क्या है क्रय मूल्य है। ओके चलते, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपको इस तरह से दिया, 7 गुणे 0.7 इंटू 0.07 इंटू 0.007 इंटू 70 का मान कितना होगा। एकदम सरल तरीके से बच्चों देख लीजिए, आपको यहाँ पे सारे नंबर 7 हैं तो हम लोग पहले दशमलव पे ध्यान ना देके पहले क्या करते हैं 7 देखते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी कि 7 के ऊपर घात कितना है 5। अब 7 घाते 4 का वैल्यू तो हमें मालूम है, 7 घाते 4 का वैल्यू होता है 2401। अब इसमें एक बार और 7 से गुणा कर दीजिए तो 7 घाते 5 का मान आ जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 शून्य शून्य, 7 चौका 28, 7 से लगा 2, 7 14, 14 2 16, यानी 7 घाती 5 का मान कितना हो गया 16,807, 16,807 यहाँ लिख लीजिए। अब दशमलव की बात आती है, दशमलव देखिए यहाँ पे 3 2 5 1 6, लेकिन एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा है यानी कि एक कम हो गया 6, यानी कि 5 अंक, 5 अंक बाद दशमलव लगा दिए 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ दशमलव लगेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त एफ ऑफ एक्स दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपको बोला है कि हलों का यानी कि शून्यकों का योग कितना है 40 है, तो पी का वैल्यू कितना होगा। अब शून्यकों का योगफल यानी कि आप जानते हैं कि अगर उसके हल क्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक हल क्या है, एक शून्य क्या है अल्फा और एक दूसरा शून्य क्या है बीटा है, यानी कि उसका अल्फा प्लस बीटा का आपको योगफल दिया है 40। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, यानी कि यहाँ पे बी आपको क्या है 1 है, यानी कि माइनस 1 बटे में पी बराबर कितना दिया है 40। तो मुझे क्या करना है पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 40 को मैं यहाँ लेके आऊंगा और पी को वहां ले जाऊंगा। तो आपको इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे मैंने यहाँ लेके आया तो माइनस 1/40, इसका आ गया वैल्यू पी का भी, तो पी का वैल्यू क्या होगा -1/40 होगा दोस्त। ओके चलिए, चलिए दोस्त अगला प्रश्न है, किसी कार्य को 3 लड़के और 5 लड़कियां जब मिलकर करती हैं तो 6 दिन में पूरा करती हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं, तथा उसी काम को अगर 2 लड़कियां और 7 लड़कियां मिलकर करती हैं तो 8 दिन में पूरा करती हैं। तो अगर वो पूछ रहा है कि सिर्फ 8 लड़कियां रहेंगी तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इस चीज को आपको क्या करना है याद करना है। तो दोस्तों देखिए आपको बोला है कि जब 3 लड़कियां और 5 लड़के सॉरी 3 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं और वो 6 दिन काम करती हैं, उसी काम को पूरा करती हैं, और वहीं पे आपको बोल रहा है कि 2 लड़के जब और 7 लड़कियां रहती हैं, 2 लड़के और प्लस 7 लड़कियां जब मिलके काम करती हैं तो उस काम को कितने दिन में पूरा करती हैं 8। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा बॉयज और गर्ल्स का क्या हो जाएगा, उनकी क्षमता कितनी है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। तो अगर हम लोग बॉयज का देखते हैं तो यहाँ पे 3 त्रिक 9 हुआ और यहाँ पे आपको 4 दूनी 8, यानी 9b माइनस क्या हो जाएगा 8b इक्वल टू, यहाँ पे देखा तो 7 चौक 28 जी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 3 15 जी। तो ये हो गया आपको b बराबर 13 जी, यानी कि b एंड गर्ल्स का रेशियो हो गया 13/1, यानी कि आपको बताया गया बॉयज 13 गुना क्या है गर्ल्स से ज्यादा काम कर रहे हैं। ये रेशियो आपको यहाँ से पता चल गया। अब ये वैल्यू को क्या करिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 8 लड़कियां कितने दिन में काम करेंगी। टोटल पहले हम लोग क्या करते हैं कार्य भी क्या देख लेते हैं। तो 13
बी की जगह रखेंगे 13 × 3 = 39 हो जाएगा। धन 1 × 5 यानी 5, और इसका गुणे क्या है 6। और हमें क्या करना है, 8 लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं, और वो कार्य कितना कर रही है, एक कार्य कर रही है, गुणे दिन कितना लग रहा है वो हमें पता नहीं है। तो दिन की संख्या निकालना, यानी कि टोटल कार्य में से हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो ये आपको 39×5 = 44 × 6 बटे में 8, 2 चौक 8, और यहाँ 2 3 6, 4 एकम 4, यहाँ 11, यानी 11 3 33 दिन उसको क्या करेंगे, लगेगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि आपको टोटल 33 दिवस डे लगेगा लड़कियों को। मैं यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ। तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 33 डेज आ जाएगा। ओके, चलिए दोस्त, पूछ रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्त देखिए, यहाँ पे 5 वर्ष में वो आपको हो जाता है 568 रुपए, 520 रुपए सॉरी, और 7 वर्ष में हो जाता है 568, यानी कि 2 वर्षों का ब्याज उसको कितना मिल रहा है, 48 रुपए। यहाँ वर्ष में फर्क कितना है, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष में अगर 48 रुपए मिल रहा है, 2 वर्ष में अगर 48 रुपए मिल रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया। क्योंकि ब्याज आपको देखिए, साधारण ब्याज बोला तो साधारण ब्याज आपको क्या होता है, हर वर्ष सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 24 रुपए। यानी कि 5 वर्ष में उसने कितना कमाया, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 24×5 = 120 रुपए हो जाएगा। यानी कि 520 रुपए अगर 5 साल बाद मिल रहा है, तो एक, और उस पर ब्याज कितना है, 120 रुपए, तो 120 माइनस कर दीजिए 520 में से, वही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यानी 400 रुपए हमारा क्या है, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं कि आपको उसका मूलधन क्या था, वह राशि क्या थी, 400 रुपए थी। आई होप आपको समझा होगा, क्योंकि 5 वर्ष में 520 हो रहा है, 7 वर्ष में 568 हुआ, यानी 2 वर्षों का ब्याज मिला 48 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया 24 रुपए, यानी कि 5 वर्ष में 120 रुपए ब्याज मिल रहा है। 120 को माइनस कर देंगे तो यानी कि वह मूलधन राशि क्या थी, 400 रुपए थी। ओके दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्त, ये बिल्कुल हलवा प्रश्न दिया है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 3:4:5 में है, तथा उनका एचसीएफ दे दिया है। एचसीएफ यानी कि कॉमन मल्टीपल दे दिया गया है। आपको 7 हो तो वे संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 7×3 = 21 हो जाएगा पहली संख्या, और सेकंड नंबर 7×4 = 28 हो जाएगा, और थर्ड नंबर आपको हो जाएगा 7×5 = 35। यही आपको क्या हो जाएंगी, वे संख्या हो जाएंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे एचसीएफ दिया गया है, यानी कि उसका आपको कॉमन डिवाइजर दिया गया है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल दिया गया है, फैक्टर दिया गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका आपको वे नंबर्स क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अगले 2 प्रश्न बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको हम लोग जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आपको तो अच्छी तरह से मालूम है, ए बटे बी का मान दिया है, तो ये आपको योगांतर अनुपात लगाइए, चाहे जो भी तरीके से करिए, या डायरेक्ट ए और बी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सरल क्या होगा, ए और बी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे ए की जगह 2 रखना है और बी की जगह आपको क्या करना है, 3 रखना है। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14, धन 5 3 कितना हो गया, 15। तो यहीं पे आपको क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 -15, यानी कि ये हो जाएगा 29 बटे में -1, यानी कि -29 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 - cos 2a, यानी कि 1 - cos 2a आपको फॉर्मूला है, क्या होता है, 2 sin² a होता है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। और 1 + cos 2a होता है आपको 2 × cos²a। जब इसको हम लोग अपॉन में रखेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan² होता है, स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, इसका भी आंसर हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, x+1/x का वैल्यू आपको दिया है 2, और आपको क्या करना है, 1 करने में 1 - x तथा 1 + x का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, ये वैल्यू आपको सिर्फ किसके लिए सही होती है, एक के लिए सही होती है। कैसे आप देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करके भी बता सकते हैं, डायरेक्टली हमें पता चल गया यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 - 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर आपको सॉल्व करके बताना तो मैं आपको बताता हूँ, x का गुणा x में होगा तो x² प्लस यहाँ x का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 2x, यानी x² - 2x + 1 = 0 हो गया। और ये क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि x बराबर कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा आंसर क्या है, 0 है।
तो दोस्तों दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 8 और ए इंटू बी का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 4। तो हमें क्या करना है ए प्लस वन अपॉन ए का वैल्यू क्या करना फाइंड आउट करना है। तो इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो लंबी ट्रिक्स हो जाएगी, तो इसके लिए ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखो दोनों का वर्गों का योगफल कितना है 8, यानी कि वर्ग क्या हो रहा है आपको 8 से बड़ा नहीं, वर्गों का योगफल 8 से बड़ा नहीं हो रहा है, यानी कि वो नंबर सब क्या होंगे 8 के नीचे के रहेंगे क्योंकि वर्गों का योगफल। तो अगर हम लोग देखें कि अगर a बराबर 1 और b बराबर 1 होगा तो यानी कि एक का वर्ग एक एक कितना होगा 2, पॉसिबल नहीं है ये। a का वैल्यू अगर 2 रखते हैं और b का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और यहाँ पे b का वर्ग भी कितना हुआ 4 यानी 8 होता है, और इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है 4। तो यही वैल्यू आपको पानी करेगी क्योंकि इसके आगे अगर आप रखते हैं तो 3, तो 3 का वर्ग खुद ही 9 हो जाता है ना। इसलिए इससे ज्यादा पॉसिबल नंबर हो नहीं सकता है। तो यही दो पॉसिबिलिटी थी, उसमें से आपको पता चल गया कि ए का वैल्यू कितना होगा 2 होगा और बी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो अब जब हमें वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ रख देते हैं ए प्लस वन अपॉन ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है यानी 2 प्लस वन अपॉन टू, तो 2 प्लस 0.5 यानी 2.5 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं 5.2, अगर जिस फॉर्म में आंसर आपको लिखा हो 5.2 लिखे रहे या 2.5, दोनों का वैल्यू क्या है एक ही है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको दिया है x का वैल्यू इतना है और y का वैल्यू इतना है, यानी कि x का वैल्यू दिया है करनी 5 धन 1 और करनी 5 माइनस 1, और y की वैल्यू दिया है करनी 5 माइनस 1 बटे में करनी 5 धन 1। तो दोनों को अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे के क्या है रिसिप्रोकल है, और रिसिप्रोकल यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये आप जानते हैं। और इनका योगफल क्या होगा ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कभी भी याद रखिए कि जब हम इन दोनों का ऐसे चीज केसों में अगर इनका योगफल ज्ञात करने जाते हैं तो देखिए क्रॉस में सेम सेम आ रहा है, यानी कि ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, करनी 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करनी 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसका हमने पढ़ा है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का अगर हमें होल स्क्वायर निकालना है तो ये वैल्यू जो होती है वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या होती है इक्वल होती है। ये चीज को हमने पढ़ा है, तो इसी चीज को हमें क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा करनी 5 का वर्ग, यानी कि क्योंकि यहाँ पे 2 है 2 ले लेंगे और करनी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 और 1 का वर्ग करेंगे 1 बटे में, ये जानते हैं कि आपको अलग अलग है ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखिए कि 5 आ जाएगा और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 6 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ये मेरा क्या हो गया एक्स प्लस वाई का, हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि आप जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, यही होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये चाहिए, यानी कि ये चाहिए, यानी कि ये 2xy यहाँ पे आएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4। तो इसका मेरा वैल्यू क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 2 गुणे एक्स वाई का वैल्यू 1 माइनस 4, यानी कि 9 माइनस 2 माइनस 4, यानी कि इसका वैल्यू अगर आप देखें तो 9 माइनस 2, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4, यानी कि यहाँ पे 3 का वर्ग 9 माइनस 2x, मतलब क्योंकि एक्स वाई क्या है 1 है तो 2 एक कम 2 हो जाएगा माइनस 4, तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 4 गया कितना गया 3, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त बोला किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 20% से 50 से अधिक है तो हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो किसी संख्या का 3/4, 3/4 यानी कि वह संख्या क्या है 75% है। 3/4 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में क्या होता है 75%, क्योंकि यहाँ पर परसेंट फॉर्म में दिया है इसलिए परसेंट में है। 75% इक्वल है, किसी संख्या का 75% किसके इक्वल है उस संख्या के 20% प्लस उससे क्या है 50 ज्यादा है। यहाँ पे परसेंट को लिखा है, ये माइनस कर दीजिए तो 55% की वैल्यू आ गई कितना 50, यानी कि 100% की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा 50 गुणे 100 बटे में 55। तो यहाँ पे हम लोग 5 से भाग देंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यानी कि 1000 बटे में 11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों दिया है कोई व्यक्ति ए स्थान से बी की ओर जब जाता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या हो जा रहा है, परंतु जब वहां बी स्थान से ए स्थान से बी की ओर जा रहा है तो उसकी स्पीड आपको क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है।
लेकिन जब वो बी से ए की ओर आता है, इस दिशा में आते समय आपको क्या हो जाता है, +40% इंक्रीज हो जाता है। चाल उसकी क्या हो जाती है, 40% इंक्रीज हो जाती है। यानी जो पहले 50 है उसका 40% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब 50 का 40% आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, 50 का 40% इंक्रीज हो रहा है यानी कि 140% हो जा रहा है। तो 140 यानी कि यहाँ 14 25 70, यानी कि अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि इसका औसत निकालते समय आपको फॉर्मूला सिंपल सी है, 2 इंटू पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे में दोनों चालों का योगफल, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यानी कि 2 इंटू, अगर x की वैल्यू देखा जाए तो 50 गुणे 70 बटे में 50 और 70 को जोड़ा कितना आ गया, 120। शून्य से शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 छंग 12। इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया, 50 सत्ते कितना हो गया आपको, 350 बटे में 6, यानी कि आपको 2 से डिवाइड होगा। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 175 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपको जो आंकड़ा आपके पास है उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो 175 बटे 3, मेरे ख्याल से आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, ये हो गया 350 बटे में कितना, 6। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 175 बटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आंकड़ा आपके द्वारा दिया गया उसी के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व किए। तो 175 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी क्या हो जाएगी, औसत चाल होगी। तो पहले मैंने क्या किया, उसकी दूसरी चाल निकाला। दूसरी चाल यानी कि आपको 40% अगर इंक्रीज हो रही है, यानी कि 50 का 140%, तो इसको सॉल्व किया तो 70 किलोमीटर आ गया। अब आपको फॉर्मूला है 2 इंटू पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे में दोनों चालों का योगफल। तो इसे डिवाइड करके हल करेंगे तो आपको, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बोला 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के घन को पिघला करके, यानी छोटे छोटे घनों को पिघला करके क्या किया जा रहा है, एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो हमें बड़े घन की क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, 3 घनों को पिघलाया जा रहा है तो इसका जो आयतन है वही क्या है, बड़े घन का आयतन है। तो इसका सिंपल सी बात है, और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब या बोलो तो भुजा रहेगी तो एल क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि 5 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन बराबर है क्या है, बड़ी भुजा का घन। मान लेते हैं बड़ी भुजा क्या है, ए या एल मान लेते हैं। तो यानी कि 5 का घन 125 धन 4, 3 का घन 27 धन इसका 4 का घन 64 बराबर एल क्यूब। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दिएंगे तो 7 5 12, 12 4 16, 6 2 8, 8 2 10 11, 216 हो गया एल क्यूब। और ये किसका घन है, आप जानते हैं 6 का घन है, यानी कि बड़े घन की भुजा कितनी होगी, 6। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपको दिया है इन भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इसको आपको क्या करना है, पता करना है। 7/19 है, 8/26 है, 7/13 और 6/15। इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। देखिए 8/26 यानी कि यहाँ पे कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 2 चौक 8 2 और यहाँ पे 13 आ गया। और यहाँ पे आप देखें तो 2 3 6 और सॉरी 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यानी कि अब हम लोग को क्या करना है, इसमें कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका हर समान है और इसमें अंश में आपको ये 4 है और ये 7 है, यानी कि ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी कि ये इससे छोटा है। यानी कि अब इससे कंपेयर करें क्योंकि हमें बड़ा भिन्न पता करना है, तो ये छोटा हो गया इससे। इसका मतलब अब इसको इसकी तुलना करिए तो 13 सत्ते 91 होता है, 19 सत्ते 100 आपको 33 होता है। यानी कि ये अभी भी क्या है, बड़ा ही है। अगर इसकी और इसकी तुलना करें तो देखो 13 सत्ते कितना हुआ, 91, और 19 सत्ते कितना हुआ, 133। तो 133 बड़ा आ रहा है, यानी कि दूसरा भिन्न बड़ा आ रहा है। यानी कि 7/13 क्या है, इससे भी बड़ा है। तो ये भी आपको छोटा है, ये भी क्या है, छोटा है। अब इसके देखते हैं तो 5 सत्ते 35 और 13 दूनी 26, तो 35 बड़ा होता है, यानी कि यही सबसे बड़ा भिन्न हो गया 7/13। तो ये तरीका एक हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके पता चल गया। यानी कि ये सब क्या है, भिन्न छोटे हैं, यही क्या है, सबसे बड़ा है। लेकिन अगर बाई चांस आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नहीं सॉल्व करना है, दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ और इसका डिफरेंस कितना है, 19 और 7 कितना डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा आपको टोटल, 13 7 20 12 12 12 इसका डिफरेंस है। ओके, यहाँ का डिफरेंस देखें तो आपको 13 और 4 के बीच में 9 का डिफरेंस है। और यहाँ देखें तो आपको 13 और 7 के बीच में 13 और 7 में 6 का डिफरेंस है। और यहाँ देखें डिफरेंस तो 3 का डिफरेंस है। तो मुझे क्या करना है, ये 12 9 6 3 का क्या करना है, लसावी ले लेना है। तो लसावी अगर हम लोग देखते हैं तो 36 आता है। यानी कि यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 9 चौक 36 होता है, यानी कि अगर 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 छंग 36 होता है, यानी कि 6 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 3 है तो इसका मतलब है 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर यही आ रहा है, यानी कि आपको 7/13 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंस निकाला। यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, और इसका लसावी होता है 36। तो मुझे क्या करना है, सब जगह
36 बनाने के लिए गुणा करना, तो 12 3 36 होता है, यानी कि 7 में मैंने क्या किया, 3 से गुणा किया तो 21 आ गया। यहाँ पे आपको 4 है, और यहाँ 9 चौक 36 होता है, यानी 4 से गुणा करूंगा तो 4 चौक कितना आ गया, 16। यहाँ पे देखिए आपको 6 है, तो 6 में 6 का गुणा करना पड़ेगा तो 36 आता है। तो 7 में मैंने क्या किया, 6 से गुणा किया तो 42 आ गया। यहाँ पे आपको 2 है, और यहाँ पे देखें तो 3, डिफरेंस कितना है, 3 का, तो 3 को 36 बनाने यानी 12 3 36 होता है, तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, 12 दूनी कितना हो गया, 24। तो मैंने जब इसका एलसीएम लेके इसको डिफरेंस में गुणा किया, तो इसका मतलब है कि आपको 42 सबसे बड़ा आ रहा है, यानी कि 7/13 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ओके दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न।